डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें। आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। हादसे की शिकार आबदोज से बहरिया के 4 अहलकारों की मस्क शुदा लाशें मिली। शनाख्त के लिए होगा डीएनए टेस्ट। कश्मीर में दरअंदाजी की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फौज पर हाई अलर्ट पर। पाकिस्तान मिलिटेंट दाखिल कराने की कोशिश में। लालू यादव के साले साधव यादव की नरेंद्र मोदी से मुलाकात। सियासी हलकों में चेमगोइयां, क्या हुई बात। मुअत्तल आईपीएस दुर्गा की बहाली पर पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। कमल भारती की गिरफ्तारी पर यूपी हुकूमत से मांगा जवाब। और अमरीकी डॉलर हुआ 62 रुपए का। सेंसेक्स भी गिरा औंधे मुंह। माशी हालात पर पीएमओ में आला सतह पर तबादला ख्याल। और खबरें तफसील से। आईएनएस सिंधु रक्षक आबदोज में फंसे बहरिया के 4 अहलकारों की लाशें बरामद की गई हैं। बहरिया के 40 गोताखोर बक़या की सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। आतिशज़दगी और धमाकों के बाद डूबी आबदोज पर बहरिया के 3 अफसरों समेत 18 अहलकार मौजूद थे। बहरिया की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि चारों अहलकारों की लाशें जल जाने से बुरी तरह मस्क हो गई हैं। उनकी शनाख्त डीएनए के जरिए ही मुमकिन है, जिसमें वक्त लगेगा। लाशों को बहरिया के अस्पताल INHS अश्वनी भेजा गया है। हुक्काम को तवक्को है कि बक़या लापता अहलकारों के बारे में भी जल्द ही पता लग जाएगा। हादसे की जांच का पहले ही हुक्म दिया जा चुका है। 2300 टन वजनी ये आबदोज 16 बरस पुरानी है। डूबी हुई जंगी आबदोज को निकालने के लिए बहरिया की जानिब से डेनमार्क की एक कंपनी से राब्ता कायम किया गया है। धमाकों के सबब आबदोज का अंदरूनी हिस्सा काफी हद तक पिघल गया है। कोशिश जारी है। जब तक ये फाइनल ऑपरेशन नहीं होता तब तक कोशिश जारी है। ये बताइए कि ऑपरेशन में कितने लोग शामिल हैं, कितने लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। जैसे बताया गया था कि एक डाइवर्स एट ए टाइम जा सकता है अंदर, तो वहाँ तो कई सारे डाइवर्स है। काम जारी है। नंबर्स ऐसे फिक्स नंबर नहीं है। और भी कई कंपार्टमेंट है जहां तक अभी पहुंचा नहीं गया है, तो ऑपरेशन कंटिन्यू चालू है। अभी भी डाइवर्स कंटिन्यूसली वहां काम कर रहे हैं, तो अभी तक कई सारे कंपार्टमेंट्स हैं जहां तक पहुंचना बाकी है। पाकिस्तान के जरिए जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी के सबब जम्मू खित्ते में LOC पर कशीदगी जारी है। हिंदुस्तानी इलाके में मिलिटेंटों की दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फौज हाई अलर्ट पर है। फौजी हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान कई मिलिटेंटों को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल कराने के फिराक में है, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मिलिटेंट लीडरों की हलाकत के नतीजे में पैदा हुआ खला भरा जा सके। गुज़श्ता 1.5 माह में शिमाली कश्मीर में 16 ऑपरेशनों के दौरान फौज ने भारी मकदार में हथियार और गोला बारूद जब्त किया। GOC 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का कहना है कि इन ऑपरेशनों में 28 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। आर्मी ने 28 टेररिस्ट को मारा है, जिसमें 18 LC के एरिया में और 10 हिंटरलैंड के एरिया में मारे हैं। मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि इस 28 पे 8 वो टेररिस्ट हैं जिनको एनकाउंटर में गोली लगी थी और LC के पास पे ही जाकर वो मर गए थे। इस दौरान सोपोर में भी ऑपरेशन के दौरान 4 टेररिस्ट ऑपरेटिव्स को एप्रीहेंड किया था, जिनके नापाक इरादे थे, जिन्होंने हमारे SPO और सरपंच को मारा।
मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी ने जुमे को जम्मू के आरएसपुरा इलाके में सरहदी इलाकों का दौरा किया और फायरिंग के हालिया वाकयात से पैदा शुदा सूरत हाल के तनाजुर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए गोस्वामी ने कहा कि सरहद पर फौज चौकस है और दरअंदाजी की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई है। सेक्रेटरी दाखिला ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर आला BSF ओहदेदारों से तबादला ख्याल करके सरहद पर ज़मीनी सतह पर सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा कई आला रियासती व मरकजी ओहदेदार भी थे। जिसमें BSF तैनात है, जायजा लेने आया हूँ। यहाँ का दौरा मैंने कर लिया है। जम्मू फ्रंटियर के BSF के IG साहब SS तोमर मेरे साथ हैं। उनके अलावा जम्मू के डिविजनल कमिश्नर साहब श्री शांतमनु और जम्मू जोन के IGP श्री राजेश मेरे साथ हैं, बाकी अफसर भी हैं। हम सब लोग यहाँ पर जायज़ा लेने आए हैं। यहाँ से वापस हम BSF फ्रंटियर हेडक्वार्टर पे जाकर आपस में चर्चा करेंगे और उसके बाद ही मैं किसी नतीजे पे पहुँच सकूँगा। क्या इस समय ऑन स्पॉट यहाँ मैं आया था। RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव के बिरादर निस्बती और कांग्रेस लीडर साधु यादव ने गुजरात के गांधीनगर पहुंचकर वज़ीर आला नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक चली। साधु यादव ने इस मुलाकात को रस्मी करार दिया है और मज़ीद तबसरे से इनकार कर दिया। ताहम सियासी हलकों में इस मीटिंग को लेकर काफ़ी चेमगोइयाँ जारी हैं। साधु यादव और मोदी की मुलाकात को बदलते सियासी मंजरनामे के पस मंज़र में देखा जा रहा है। मोदी से मुलाकात के दौरान साधु यादव के साथ बिहार कांग्रेस के लीडर दसई राम भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल IPS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल की बहाली से मुताल्लिक एक PIL पर समाअत करने से इनकार कर दिया है। ये PIL वकील ML शर्मा ने दाखिल की थी। जस्टिस HL दत्तू की सरबराही वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहते हुए PIL को ठुकरा दिया कि अगर खुद दुर्गा शक्ति अदालत से रुजू करें तो इस पर समाअत ज़रूर की जाती। अदालत ने कहा कि दुर्गा शक्ति मुख्तलिफ फोरम पर अपनी बात कहने की अहलियत रखती हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल को गुज़श्ता 27 जुलाई को एक मस्जिद की दीवार को मुबैना तौर से गिराने का हुक्म देने की पादाश में मुअत्तल किया गया था। 28 साला दुर्गा इस वक्त गौतम बुद्ध नगर की DM थी और इलाके में रेत माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई थी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से दलित स्कॉलर कमल भारती की गिरफ्तारी के मामले पर जवाब मांगा। कमल भारती को फेसबुक पर IAS दुर्गा शक्ति नागपाल की मुअत्तली के मामले पर समाजवादी पार्टी की रियासती हुकूमत की नुक्ताचीनी करने की पादाश में गिरफ्तार किया गया था। फेसबुक पर दलित स्कॉलर ने लिखा था कि समाजवादी पार्टी इख्तियारात का इस्तेमाल करने में अवामी मसाइल के हल के मामले में अंधी हो गई है। कमल भारती को 6 अगस्त को रियासती वजीर और सीनियर पार्टी लीडर आजम खान के करीबी की FIR की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया था। कमल भारती का इल्ज़ाम है कि उन्हें सच बोलने के लिए समाजवादी पार्टी की ईमा पर फंसाया गया। उधर समाजवादी पार्टी ने दुर्गा मामले पर रियासती हुकूमत की नुक्ताचीनी करने वालों पर तनकीद की। इस पर सोचना चाहिए, बड़ा हल्ला मचा रहे तो जो बेवजह उसके वकील हो गए थे, उसमें मीडिया भी थी, तमाम समाज सेवक भी थे। आज उनको सोचना चाहिए कि अगर सरकार अधिकारी के खिलाफ एक्शन नहीं करेगी, अगर सरकार अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने की ताकत रहेगी तो फिर सब बेलगाम हो जाएगा, सब चीज स्वतंत्र हो जाएगी। फिर सरकार काहे की थी और प्रजातंत्र काहे के लिए? इसने सिद्ध कर दिया कि अखिलेश सरकार ने जो निर्णय लिया था वो सही था। और भविष्य में अब कम से कम इन बाबू लोगों को समझना चाहिए कि उन्हें कोई भी संवेदनशील काम करने से पहले सरकार से राय लेनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। डिसीजन सरकार का ही सर्वोपर होता है। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ,
काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता। दीवारें बोल हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाएगा, जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है। मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार है, काफी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए। हमने वहाँ जाके डंडा चलाया तो कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपके इलेक्ट्रो ने मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी करेंसी आज लुढ़ककर रिकॉर्ड गिरावट पर पहुंच गई। सुबह के इब्तिदाई कारोबार के दौरान ही रुपए का लुढ़कना शुरू हो गया था। बैंकों और इंपोर्टरों के जरिए डॉलर की भारी मांग के सबब रुपए का लुढ़कना शुरू हुआ, जो एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरते हुए 62 रुपए पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी करेंसी की ये अब तक की सबसे भारी गिरावट है। उधर सेंसेक्स में भी भारी गिरावट आई और वो 769.41 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। देखिए, अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी की हालत खराब है। पहले हम कहते थे कि रिसेशन आ सकती है, आज ये बात बड़ी क्लियर है, रिसेशन आ चुकी है। आज हम मंदी में हैं, ये मेरी स्टेटमेंट है। और आगे मेरा ये मानना है कि अगर हमने फौरी तौर पे ऐसे कदम ना उठाए और हालात को ना संभाला तो हम एक इकोनॉमिक टर्म होती है स्टैगफ्लेशन, उसमें चले जाएंगे। स्टैगफ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, जिसका मतलब हुआ स्टैग्नेशन, और फ्लेशन आता है इन्फ्लेशन से, और महंगाई बहुत बढ़ती रहती है। महंगाई अभी भी हमारी बहुत बढ़ रही है, ग्रोथ हमारी रुक गई है। सरकार ने रुपए को कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। मेरे हिसाब से वो कदम जो हैं दे आर टू लिटिल एंड टू लेट। डॉलर के मुकाबले मुल्की करेंसी की भारी गिरावट और सेंसेक्स के गिरने से पैदा माली हालात पर हुकूमत के आला हुकाम ने गौर खोज किया है। ताज़ा माली सूरत हाल पर पीएमओ में एक आला सतही मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का कहना है कि पीएमओ में हुई हंगामी मीटिंग में वजारत ख़जाना के आला हुकाम मौजूद थे। यौम आज़ादी पर कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने उम्मीद जताई थी कि मईशत जल्द ही पटरी पर लौट आएगी, लेकिन फ़िलहाल इसके सुधरने का कोई इशारा नहीं मिल रहा है। गुज़श्ता बुध को आरबीआई ने सरकारी इख्तियार वाले इदारों को छोड़कर घरेलू कंपनियों में समुद्र पार रास्त सरमायाकारी ओडीआई की हद को घटा दिया था। इस कदम का मकसद फॉरेक्स आउटफ्लो को रोकना है। कांग्रेस ने बीजेपी लीडर एलके अडवाणी की तशवीश को जायज़ बताया है। कांग्रेस का कहना है कि जिस अंदाज में आरएसएस मोदी को बढ़ावा दे रही है, इसे बीजेपी के सफ़ अव्वल के लीडरों में तशवीश का पाया जाना फितरी बात है। उधर सीपीआई के डी राजा ने गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी की वज़ीर आज़म के कौमी खिताब पर नुक्ताचीनी पर ज़बरदस्त तनकीद की। डी राजा का कहना है कि मोदी ने अपनी हद से तजावुज़ करते हुए एक गलत नज़ीर कायम की है। होती है और पार्टी उस हियरार्की के साथ चला करती है। जब कभी भी बीच में से किसी को उठा करके और इम्पोज करने की कोशिश की जाती है, आरएसएस इम्पोज कर रही है नरेंद्र मोदी को, और उसकी वजह से बीजेपी में ज़्यादातर लीडर तनाव में हैं, ज़्यादातर लीडर प्रेशर में हैं, और अडवाणी जी भी उनमें से एक हैं क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं। सारे सीनियर लीडर जो हैं वो तनाव की स्थिति में हैं, जो पार्टी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जो उनका इंटरनल मैटर है उसमें हम क्या कह सकते हैं।
लेकिन सर दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है आप भी सहमत मानते हैं इससे? हाँ, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि अडवाणी जी की तकलीफ जायज़ है। Modi should have spoken in a more matured, dignified manner. He is chief minister after all. Whether one likes it or not, he is the chief minister. He should have outlined what his government has been doing in the state of Gujarat, what his government would like to do in the coming days. In that context, he could have made certain observations with regard to his own party's vision for the future of India. Instead of that, the way he was attacking the Prime Minister, the tone and tenor, that is not expected from a Chief Minister. आज जो मोदी जी ने कहा है वो देश के करोड़ों लोगों की आवाज है। आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पूरे के पूरे अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण को देखा जाए तो पूरी तरह से भाषण निराशाजनक ही नहीं था, गुमराह करने वाला था। और उसी बात को मोदी जी ने कहा है। अगर मोदी जी ने ये बात कही है तो देश के लोगों की आवाज को उन्होंने कहा है। इस पे कांग्रेस पार्टी के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश के लोग आने वाले समय में सूद ब्याज के साथ कांग्रेस पार्टी से हिसाब किताब करेंगे। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले के 8 मुलजमीन की जमानत अर्जियों पर आज दिल्ली की एक अदालत समाअत करेगी। राजस्थान रॉयल्स के मुअत्तल खिलाड़ी अजीत चंदेला की जमानत अर्जी पर भी आज ही समाअत होनी है। चंदेला, श्री संत और अंकित चौहान को 26 दीगर अफराद के साथ गिरफ्तार किया गया था। इनमें मुतादिद बुकीज शामिल हैं। मुलजमीन में आईपीसी की मुख्तलिफ दफात और मकोका के तहत साजिश और धोखाधड़ी जैसे इल्जामात लगाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश हुई। बारिश का पानी जगह जगह जमा हो गया। कई मकामात पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक जैम भी हुआ। अहम रास्तों पर गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से चलती देखी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक जून में मानसून आने के बाद से दिल्ली में 539 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो मामूल से 29% ज्यादा है। चढ़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो गई है। इस सिलसिले में जुमे की सुबह श्रीनगर के अखाड़ा बिल्डिंग मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। पूजा में बड़ी तादाद में साधुओं और मकामी हिंदू बरादरी के लोगों ने शिरकत की। पवित्र अमरनाथ गुफा को ले जाई जा रही छड़ी मुबारक के कारवां की क़यादत करने वाले मजहबी रहनुमा महंत दीपेंद्र गिरी ने किश्तवाड़ में पेश आए वाक़े पर सख्त अफसोस का इजहार किया है। गिरी ने आवाम के सब्र तहम्मुल बरतने और अमन को बरकरार रखने की अपील की है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना है और बार बार ऐसी घटनाएं हमारे राज्य में हो रही हैं, तो मुझे लगता है सभी पक्षों को, सभी धर्म जाति के लोगों को, जो बुद्धिजीवी हैं सभी पक्षों के, उनको मिल बैठकर परिपक्वता दिखाकर कोई ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए जिससे कि दोबारा जो पुनरावृत्ति हो रही है इन घटनाओं की, ये ना हो। और ऐसा कार्य हमें करना चाहिए जिसमें लोगों का, आवाम का भला हो, आवाम का हित हो, राज्य तरक्की कर सके और साथ साथ देश भी प्रगति कर सके। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि रियासत में तरक्याती सरगर्मियों की मकबूलियत से कांग्रेस बुगलाहट का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से कांग्रेस लीडर उन पर शख्सी इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आए हैं। शिवराज सिंह ने उम्मीद जाहिर की कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को दोबारा इख्तिदार हासिल होगा। शिवराज सिंह चौहान ने ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। कुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से मुतासिर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान तलबा तंजीम की क़यादत से लेकर वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हुए हैं। चौहान इमरजेंसी के दौर में तकरीबन 9 महीने जेल में भी गुजारे हैं। सियासत की वजह से कांग्रेस में शिवराज सिंह चौहान के मुखालिफिन बहुत हैं, ताहम चौहान के कांग्रेस के कई लीडरों से अच्छे रवाबित भी हैं। यही वजह है कि जब चौहान पहली मरतबा वज़ीर आला बने तो हरियाणा के उनके हम मनसब हुड्डा ने सबसे पहले इन्हें मुबारकबाद दी थी। लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान कांग्रेसी लीडरों की जानिब से उन पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात से दुखी हैं। कि आप बहुत सहनशील मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इन दिनों कुछ टॉलरेंस जो है कुछ कम हो रही है। अभी कोर्ट में डिफेमेशन केस पर आप बयान कराने गए। मैं गया नेता प्रतिपक्ष जी के खिलाफ। क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप आरोप लगाइए, चलता है,
लेकिन आप आरोप ऐसे लगाएं कि इसमें तथ्य को तो छोड़िए, अब अपमानजनक आरोप लगाएं और आप कुल मिला के मुख्यमंत्री को छोड़ के मुख्यमंत्री के परिवार की तरफ उंगली उठाएं। अब मेरी शादी हुए 22 साल हो गए, आज मेरी शादी पे सवाल उठाया जाए। अब ये चीज़ ऐसी है कि मन में लगता है हर्ट हुए आप कि मैं अकेला नहीं, मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि ये काहे की राजनीति है आपकी, जो देखो मुंह उठा के कुछ भी कह देता है। शिवराज सिंह चौहान ने उन पर लगाए जा रहे इल्जामात को कांग्रेस लीडरों की बौखलाहट बताया है। चैनल हेड जगदीश चंद्र से खास बातचीत करते हुए चौहान ने कहा कि इस बौखलाहट का मतलब ये है कि कांग्रेस असेंबली इंतखाबात से पहले ही हार मान रही है। देखा होगा कि भ्रष्टाचार के आरोप बहुत मंत्रियों पे लगे, क्या इन पे कंट्रोल नहीं रहा या कुछ बेलगाम हो गए हैं या क्या? सच ये है कि इस समय जो आरोप लगाए गए हैं, कांग्रेस के मित्रों के मन में एक हताशा और निराशा घर कर गई है कि वो हमसे सीधे सीधे नहीं जीत सकते चुनाव जनता के बीच में, क्योंकि जनता की भलाई और कल्याण के जो काम हुए और मध्य प्रदेश के विकास के जो काम हुए हैं उससे मध्य प्रदेश की जनता प्रभावित है और वो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेके आना चाहती है। ये सर्वेज देख लीजिए, जनरल लोगों से आप पूछ लीजिए, एक वातावरण दिखाई देता है चारों तरफ। और इसलिए मध्य प्रदेश में पावर गेन कैसे करें, तो ये लगा कि आप आरोप लगाइए, चलाइए। एक चीज़ अगर 17 बार आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रम तो पैदा हो ही जाएगा। और इसलिए पिछले दिनों जो आरोप लगाने की राजनीति शुरू हुई है वो इससे प्रेरित होकर शुरू हुई। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने रियासत में हो रही तरक्याती सरगर्मियों पर तफसील से रोशनी डाली। वजीर आला ने कहा कि इन्हीं हुसूलियाबियों की बुनियाद पर वो दोबारा इक़्तिदार पर वापसी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। ओ, इसी पर है सबका भरोसा, JP सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। पूरे मुल्क के जो अक़लियती तबका है, ख़ास तौर से गाँवों में, वहाँ प्राइमरी स्कूल कायम करेंगे, लड़कियों के लिए तालीमी इदारे कायम करेंगे। क्या अब देखते हैं आप, जब रिपोर्ट आपने पेश कर दिया है? सबकी वजह उन्होंने बताई कि मुसलमान जो पीछे उसमें तालीम जो है, एजुकेशन, ये सबसे बड़ी वजह है। लेकिन सवाल जब ज़मीन पर इम्प्लीमेंटेशन का आता है, वहाँ मसला खड़ा हो जाता है। ख़ासतौर से हायर एजुकेशन में और प्राइमरी एजुकेशन में जो रिकमेंडेशंस थे हमारे, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। MSDP स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। स्टेट और भारत सरकार, ये जो दो सरकारें बीच में आ जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। साबिक मरकजी वजीर अली अशरफ फातमी से खास मुलाकात देखिए इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश के नलगुंडा जिले के नारकेटपल्ली में सड़क हादसे में इंतकाल कर जाने वाले तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर लालचंद बाशा की आज तदफीन अमल में लाई जा रही है। गुंटूर में जुमे की नमाज के बाद मकामी लोगों, तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों और उनके चाहने वालों ने जुलूस जनाजा निकाला। जुलूस जनाजा में TDP के सरकर्दा लीडरों के अलावा लाखों की तादाद में उनके हामियों ने हिस्सा लिया। उधर बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप सिंह जोधव की आखिरी रसूम भी आज ही अदा कर दी गई। इनकी आखिरी रसूम छत्तीसगढ़ में उनके आबाई वतन जसपुर में अदा की गई। आखिरी रसूम में बड़ी तादाद में आम लोगों के साथ साथ सियासी लीडर भी मौजूद थे। जोधव का कल गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल हो गया था। उनकी उम्र तकरीबन 64 साल थी। बताया जाता है कि जोधव किडनी और दूसरे अमराज में मुब्तला थे और पिछले 19 रोज से उनका इलाज चल रहा था।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन और मारूफ समाजी कारकुन बेगम नसीम इख्तिदार अली ने कहा है कि हुकूमतों के रवैयों से मुस्लिम तबके में बड़ी मायूसी है। लखनऊ में ETV से बात करते हुए बेगम नसीम इख्तिदार ने यह भी कहा कि जब तक उलमा इकराम शख्सी मफाद की लड़ाई लड़ते रहेंगे और क़यादत के नाम पर मिल्लत का सौदा करते रहेंगे, तब तक मुस्लिम मसाइल का हल नामुमकिन है। वो दिल्ली के हों चाहे वो लखनऊ के हों, अपने ज़ाती मफाद के लिए उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए, हासिल किए, वो उन्होंने मराहत हासिल की। नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। तो क्या वो यानी कौम और मिल्लत के लिए प्रेशर नहीं बना सकते हैं? लेकिन हर आदमी को अपनी कुर्सी अजीज़ है और वो अपने उसमें लगा हुआ है, तभी ये हाल हम लोगों का हो रहा है। मिस्र में बुध के रोज़ इख्वानुल मुस्लिमीन के एहतजाजियों पर मिस्री फ़ौज की फायरिंग में हलाक होने वालों की तादाद 638 तक पहुँच गई है। फ़ौजी कार्रवाई पर अमरीकी सदर बराक ओबामा ने मिस्र की अबूरी हुकूमत की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने अगले माह मिस्री फ़ौज के साथ होने वाली मुश्तरका मश्क को भी मनसूख कर दिया है। उधर मजम्मत से बेपरवाह अबूरी हुकूमत ने पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश आने की इजाज़त दे दी है। मिस्र में अचानक हुए खून खराबे के बाद अमरीकी सदर बराक ओबामा का ये पहला बयान है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह और सख्त अल्फाज में फौजी कार्रवाई की मजम्मत की है। ओबामा ने पुरअमन मुजाहरों की हिमायत की बात कही और फौजी कार्रवाई में हलाक हुए अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। सबसे अहम बात, उन्होंने मिस्र में इमरजेंसी नाफिज किए जाने को गैर मुनासिब कदम करार दिया। इतना ही नहीं, ओबामा ने आइंदा माह होने वाली मुश्तरका फौजी मश्क को मनसूख कर दिया। बराक ओबामा का कहना था कि इन हालात में अमेरिका का रिवायती ताउन मामूल के मुताबिक जारी नहीं रह सकता। We've sustained our commitment to Egypt and its people. But while we want to sustain our relationship with Egypt, our traditional cooperation cannot continue as usual when civilians are being killed in the streets and rights are being rolled back. As a result, this morning we notified the Egyptian government that we are canceling our biannual joint military exercise, which was scheduled for next month. उधर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की सरबराह नवी पिल्लई ने फौज की खूनरेज कार्रवाई की आज़ादाना, मुअस्सर, मुअतबर और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। लेकिन आलमी बिरादरी की जानिब से मजम्मत के बावजूद मिस्र की अबूरी हुकूमत के रवैये में किसी तब्दीली का इम्कान फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। उसने अब पुलिस को भी मुजाहिरीन पर सख्ती करने की खुली छूट दे दी है। हुकूमत ने पुलिस को सरकारी इमारतों या पुलिस अहलकारों पर हमले की सूरत में सख्त कार्रवाई की हिदायत दे दी है। ये हिदायत 2 सरकारी इमारतों पर हुए हमले के बाद जारी की गई है। उधर फौज ने वीडियो फुटेज भी जारी किए हैं, जिनमें कुछ लोगों को सिक्योरिटी अहलकारों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है। फौज का दावा है कि गोली चलाने वाले अफराद माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के हामी हैं। बहरहाल मगरबी ममालिक और बराक ओबामा इस कत्ले-आम पर अफसोस तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वो मजीद खून खराबा रोकने के लिए अपने असलो रसूख का भी इस्तेमाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मिस्र की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग हुई है। ये मीटिंग बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की दरख्वास्त पर मुनक़्क़िद की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब सेक्रेटरी जनरल जैन एलिसन ने इस मीटिंग से खिताब किया। मीटिंग में मिस्र के अबूरी हुकूमत और इख्वानुल मुस्लिमीन से तशद्दुद को तर्क करने की अपील की गई। मीटिंग में दोनों फरीक़ैन से मसाइल का पुरअमन हल तलाश करने की तलक़ीन की गई। ताहम काउंसिल की मीटिंग में मिस्री फ़ौज की खूनरेज़ी के सिलसिले में कोई करारदाद मंजूर नहीं की गई। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के करीब एक ताकतवर कार बम धमाका हुआ। धमाके में मरने वालों की तादाद 22 हो गई है। धमाके में तकरीबन 250 अफराद जख्मी भी हो गए। धमाके की वजह से कई कारें नजर आतिश हो गईं और इमारतों को नुकसान पहुंचा। फौजी तर्जुमान के मुताबिक धमाका हिजबुल्लाह तंजीम से मुंसलिक अफराद की कसीर आबादी वाले इलाके में हुआ है। अभी तक किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। 6 हफ्ते कबल इसी इलाके में एक कार बम धमाका किया गया था, जिसमें तकरीबन 50 अफराद जख्मी हुए थे। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।